नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 6 बजे मैं आपके लिए न्यूज रूम से लेकर आई हूं सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया में आज बात होगी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की और कैसे भारतीय राजनीति में उसकी गूंज आज यूपी की विधानसभा में दिखाई दी है, सुनाई दी है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा से विपक्ष पर इस पर निशाना साधा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, बांग्लादेश में हिंसा को लेकर विरोधियों पर तीखा हमला योगी आदित्यनाथ ने बोला है। उन्होंने कहा कि आप लोग गाजा पट्टी पर आंसू बहाते हैं, गाजा पट्टी पर, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर आपकी जुबान नहीं खुलती। उनकी मौत पर एक शब्द आपने नहीं बोला है। गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च और बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर मुंह बंद है। ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति को दिखाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने आज जबरदस्त तरीके से यूपी विधानसभा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आज विरोधियों पर हमला बोला। लेकिन विधानसभा का शीत सत्र का अंतिम दिन और इस सब के बीच विधानसभा में और क्या क्या हुआ उसको लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार की है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विपक्ष पर जमकर बरसी। एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया। सदन में बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलते हुए योगी ने कहा उस पर आंसू बहाते हैं कि विपक्ष गाजा पट्टी पर तो आंसू बहाता है, लेकिन बांग्लादेश के दलित नौजवान की मौत पर एक शब्द नहीं बोल रहा। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। योगी यहीं नहीं रुके, न्याय को लेकर भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। पूजा पाल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर किस तरह से सवाल उठाए ये आपको सुनाती है। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती बिजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी बोल रहे थे। बांग्लादेश से लेकर न्याय और माफिया से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष पर जमकर बरसे।
तो एक तरफ आपने देखा कैसे यूपी विधानसभा में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा गूंजा है, लेकिन इस बीच गुवाहाटी टू गाजियाबाद आप ये भी देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर गुवाहाटी असम का मैं जिक्र कर रही हूँ, घुसपैठ के खिलाफ कैसे प्रहार हो रहा है आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर घुसपैठ को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लेकिन इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो वाकई चिंता पैदा करता है। उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, देखिए उनका ये स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि असम में 40% लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। यूपी में घुसपैठ के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जगह जगह छापेमारी हो रही है और अवैध रूप से रह रहे संदिग्धों की जांच की जा रही है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि कैसे ऑपरेशन टॉर्च के तहत सर्च अभियान चलाया जा रहा है और जहां जहां आशंका है वहां पहुंचकर पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, दस्तावेजों की पड़ताल हो रही है। इसी ऑपरेशन टॉर्च के तहत यूपी पुलिस और आरएएफ की टीम ने गाजियाबाद में सर्च अभियान चलाया। आनंद विहार से सटे कौशाम्बी इलाके में भी छापेमारी की गई। इसके साथ ही भोवापुर और बिहारी मार्केट क्षेत्र में भी सर्च अभियान चलाया गया। ऐसे लोगों से पूछताछ की गई जो संदिग्ध थे। लोगों के पहचान पत्रों की जांच पड़ताल की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और आरएएफ के जवान घर घर जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पूरे सर्च अभियान के दौरान इलाके में जवानों की मौजूदगी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मशीन करके दिखाओ, हाँ तो उधर को दिखाओ, मशीन लगाओ उनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? जल्दी जल्दी आधार कार्ड दे निकाल के, बाद में करना ड्यूटी। आधार कार्ड निकाल। अरे सुनो, हमारे पास आधार कार्ड है। अरे मुल्ला जी बैठा रखा है। घुसपैठ के खिलाफ हर जिलों में योगी सरकार का एक्शन जारी है। पुलिस को जिन लोगों पर शक होता है उनके दस्तावेज लिए जाते हैं। खासकर वैसे लोग जो दूसरे राज्यों से आकर रह रहे हैं, उसके दस्तावेजों की गहन जांच होती है। घुसपैठ को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सख्त है और योगी कई मौकों पर लगातार कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, किसी तरह की रहम नहीं की जाएगी। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इधर यूपी में एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ी चिंता जताई है। हिमंता ने सनसनीखेज दावा किया है कि असम में 40% लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। आगे कहा कि असम में बांग्लादेशी आबादी चिंता का विषय है। বাংলাদেশী মানুহ ইয়াতে 40% আছেই আৰু 10% বাঢ়িলেতো আমি নিজে নিজে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'লো। সেইটো কাৰণেতো যোৱা 5 বছৰে চিঞৰি আছো। অসমত 40% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ অলৰেডি আছেই আৰু 10% হৈ গ'লেতো হৈয়ে গ'ল। 5 বছৰ এইবিলাক কথাইতো কৈ আছো। असम के मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया जब पश्चिमी असम के कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़की हुई है। यह हिंसा आदिवासियों की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर फैली है। 3 दिनों से यह इलाका अशांत है। बहरहाल हिमंता के इस दावे ने एक अलग बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बात उत्तर प्रदेश में, देखिए चुनाव को लेकर, चुनाव जो है वो 2027 में अभी वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और इन सब के बीच बड़ी खबर जो निकलकर वहां से आ रही थी कि क्या ब्राह्मण समुदाय सरकार से नाराज है और किससे नाराज है, इसे लेकर सवाल इसलिए भी क्योंकि कल लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक के कई मायने निकाले गए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी से क्योंकि ब्राह्मण समुदाय नाराज है इसीलिए 27 के तहत उनको मनाने के लिए ये बैठक की जा रही है।
के ब्राह्मण विधायक किससे नाराज हैं? ब्राह्मण विधायकों का जुटान 27 के लिए क्या है प्लान? 27 का चुनावी रण, किधर जाएंगे ब्राह्मण? उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अभी 14 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले चुनावी बिसात बिछने लगी है। इधर कोडीन और एसआईआर को लेकर विपक्ष का बवाल चल ही रहा था कि इस बीच लखनऊ से एक खबर आई। खबर ये कि कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। ये खबर आते ही हलचल तेज हो गई कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ। सवाल उठे कि योगी के ब्राह्मण विधायक क्या किसी से नाराज हैं? अगर हाँ तो किन वजहों से, और नहीं तो ये बैठक क्यों बुलाई गई? बहरहाल इस बैठक से जो निकलकर सामने आया वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस बैठक ने यूपी की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। नाराजगी को लेकर बातें सामने आईं तो विपक्ष को एक मौका मिल गया। शिवपाल यादव ने कहा कि सब ब्राह्मण सपा में आ जाएं, यहाँ सबका सम्मान करेंगे। तो वहीं केशव मौर्य ने कहा कि बैठक को जाति के नजरिए से न देखा जाए। सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात है। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उसमें एक विधायक अनिल त्रिपाठी भी थे। बैठक में क्या कुछ हुआ और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर उन्होंने जो बताया आपको सुनाते हैं। देखिए, चूंकि अब बहुत दिन तो चुनाव है नहीं और आने वाले चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति अन्य पार्टियां कर रही हैं, क्या हमारी पार्टी कर रही है, क्या हम लोगों को करना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा। एकजुटता दिखाने की कोशिश, हमको ऐसा नहीं लगता है कि एकजुटता दिखाने की, एकजुटता होनी चाहिए परंतु दिखाने की कोशिश तो नहीं है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर राजभर ने हल्के फुल्के अंदाज में चुटकी ली। अब जान ही रहे हैं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए, जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। अचानक हुई इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक किस नजरिए से देखते हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शुरू की, लेकिन जब इसके बड़े नेता खुद को ओबीसी कहने लगे और ओबीसी पॉलिटिक्स करने लगे, तब से यह संकट सामने आ गया था कि एक न एक दिन भारतीय जनता पार्टी को जातीय राजनीति के दुर्भाग्य झेलने ही पड़ेंगे। उसी का परिणाम ये ब्राह्मणों की बैठक है। पहले जब क्षत्रियों की बैठक हुई थी और ठाकुर विधायक बैठे थे, उस समय कहा गया था कुटुंब की बैठक है। उससे पहले कुर्मी विधायक भी बैठ चुके हैं। जातियों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कभी बाजी नहीं मार सकती है। जब योगी आदित्यनाथ दूसरी सरकार में आए, उसके 2 साल बाद से उन्होंने अपनी जात की सियासत को खासा तेज कर दिया। बहरहाल बैठक से साफ है कि अब 27 के इर्द गिर्द जातियों को लेकर प्लानिंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपके लिए डिकोड करते हैं कि यूपी के ब्राह्मण विधायक जब मिले हैं तो इस बैठक की इनसाइड स्टोरी क्या है। बैठक में ब्राह्मण समुदाय को लेकर चर्चा की गई। गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए फंड बनाया जाए, बैंक बनाया जाए और फंड बैंक में रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर्स जोड़े जाएंगे। उनकी मौत पर आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरह के सुझाव वहां पर दिए गए। ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा हुई। संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। सियासत में ब्राह्मणों का एक चेहरा बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा लखनऊ, भदोही, गोंडा, बहराइच में ब्राह्मणों पर हमले का मामला भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की अब अगली बैठक जनवरी में होगी। 2027 चुनाव से पहले ये जिस तरह की जमीन तैयार हो रही है वो राजनीति में बहुत कुछ कहती है।
लेकिन राजनीति में कुछ सवाल बड़े महत्वपूर्ण जाते हैं और वो सवाल जब विपक्ष के नेताओं को लेकर सत्ता पक्ष में सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार मामला राहुल गांधी का नहीं है, तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी और जेडीयू पिछले कुछ समय से लगातार चुटकी ले रहे थे, लेकिन इस बीच देखिए खबर ये आ रही है कि जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने डीजीपी को पत्र लिखा है और आरोप लगाए कि तेजस्वी यादव कुख्यात इनामी के साथ विदेश की यात्रा पर गए हैं और ऐसे में उनकी यात्रा को लेकर नजर रखी जाए, पता किया जाए कि आखिर तेजस्वी यादव कहां हैं, किसके साथ हैं। क्या तेजस्वी यादव हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश यात्रा पर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के डीजीपी को एक पत्र लिखा है और इस बात की आशंका जताई है। साथ ही ये भी आशंका जताई है कि तेजस्वी के साथ मोतिहारी का कुख्यात और 1 लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ है। इसलिए जरूरी है कि तेजस्वी की विदेश यात्रा पर बारीकी से नजर बनाकर रखी जाए। पहले आपको नीरज कुमार की तरफ से डीजीपी को लिखे गए पत्र की बड़ी बातें बताते हैं। नीरज कुमार ने अपने पत्र में लिखा है, तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह दिखने वाला रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। वो एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है जिसके विरुद्ध हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। वो पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है जो खुद भी जेल में बंद है। ऐसी प्रबल आशंका है कि तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में देवा गुप्ता भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवा गुप्ता पूर्वी चंपारण पुलिस की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। उस पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे लगभग 28 मामले दर्ज हैं और पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इनामी अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों का विदेश में घूमना न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि ये सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी चिंताजनक है। आपसे अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इन अपराधियों की गतिविधियों की विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए और इस बात की जांच की जाए कि एक इनामी अपराधी देश से बाहर कैसे चला गया। मीडिया स्रोत से जानकारी मिली कि विदेश भ्रमण में है और रमीज खान नाम का एक हिस्ट्री सीटर भी उनके साथ है जो गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है। तो स्वाभाविक है सवाल तो उठेगा कि प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा अगर यह वैसे व्यक्ति को ले जाया गया जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक खंडन नहीं किया है, तेजस्वी यादव ने अब तक खंडन नहीं किया है, तो हमारी आशंका है कि देवा गुप्ता जो 28 मामले गंभीर मामले का आरोपी है, मोतिहारी का राजद का उम्मीदवार है जिस पर मोतिहारी पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है, तो जब रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता भी जा सकता है। आपको बता दें कि नीरज ने जिस रमीज खान का जिक्र किया है वो हमेशा साई की तरह तेजस्वी के साथ रहते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी रमीज हर जगह तेजस्वी के साथ नजर आते थे। जब जेडीयू ने तेजस्वी को लेकर सवाल उठाए तो आरजेडी ने पलटवार किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ तो सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है। ये सब बकवास कर रहे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड जिनका है वो तो खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, उस पर तो लगाम लगा नहीं सकते। सरकार में आए हैं तो बिहार की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये तेजस्वी जी के फोबिया से ग्रसित हैं, कानून अपना काम करे। ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये क्या बता रहा है कि इसलिए कि बिहार की पुलिस जो है संवेदनहीन है, ये इनको पत्र लिखना पड़ रहा है। क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी और रमीज नेमत के बीच अच्छे संबंध बने थे। रमीज बीते 2 सालों से तेजस्वी की टीम में खास भूमिका भी निभा रहे थे। पिछले दिनों रोहिणी जब राबड़ी आवाज छोड़कर निकली थी तब उन्होंने संजय यादव के साथ साथ रमीज का भी जिक्र किया था और रमीज को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो वहीं जिस देवा गुप्ता का जिक्र नीरज कुमार ने अपने पत्र में किया है उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
मोतिहारी सदर से तेजस्वी ने देवा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गया था। बहरहाल तेजस्वी कहां गए हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन तेजस्वी के विदेश यात्रा को लेकर जेडीयू लगातार तंज कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए आगे आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि वहां की राजनीति में नई हलचल है। 16 जनवरी को जब बीएमसी चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा मुंबई पर कौन राज करेगा। लेकिन उससे पहले ठाकरे ब्रदर्स आ गए हैं साथ में, और 20 साल बाद दोनों साथ में आ रहे हैं, जिसका ऐलान आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा बटेंगे तो बिखरेंगे, लेकिन सवाल यह है कि दोनों के साथ आने की वजह क्या रही। अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना, एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा जमाने के लिए, मराठी अस्मिता की जो पॉलिटिक्स है उसके तहत अपनी पॉलिटिक्स की रेलेवेंस बचाए रखने के लिए, और इन सब के बीच सवाल ये है कि यहाँ से आगे महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के 20 साल बाद हुए भारत मिलाप ने मुंबई में ढोल नगाड़े बजवा दिए। शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के डोंबिवली इलाके में बाकायदा इस एकता का जश्न मनाया। उद्धव और राज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मराठी वोट बंटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई हमारे लिए किसी भी मुद्दे से बड़ी है। 105, 107 हम मराठियों के लिए मिलकर काम करेंगे और हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बलिदान देऊन शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण हम लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। करीब 75,000 करोड़ के सालाना बजट वाली 227 सीटों की बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र ही नहीं, कई लिहाज से देश की राजनीति के लिए भी अहम सिद्ध हो रहे हैं। फिलहाल साझा चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद उद्धव राज ने सीटों के बंटवारे का ऐलान बाद के लिए टाल दिया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटों पर लड़ सकती है। एमएनएस को 65 से 70 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार अगर साथ रहें तो उसके लिए 10 से 12 सीटें छोड़ी जा सकती हैं। कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो एमएनएस के साथ किसी गठबंधन में रहने को तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट इसके लिए तैयार है, लेकिन उसके नेता साफ कह रहे हैं कि कोशिश कांग्रेस के साथ किसी टकराव से बचने की होगी। नगर परिषदेच्या निवडणुका झाल्या। एनसीपी और कांग्रेस ने इस चुनाव में एक साथ लड़ने का फैसला लिया है। मोठा भाऊ कांग्रेस ठरलेला है। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है। और इस वक्त आ रही है हमारे पास एक बड़ी खबर। हरिद्वार के पास लक्सर में पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी पर फायरिंग की खबर है। 2 पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। लक्सर फ्लाईओवर की यह घटना बताई जा रही है। कुख्यात अपराधी पर दिन दहाड़े हमला हुआ है। विनय त्यागी पर गोली चली है और आपको घटनास्थल का ये वीडियो भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस सुरक्षा घेरे में हमला करके अपराधी आसानी से भाग गए, निकल गए यहाँ से, और पुलिस सिर्फ अपने हथियार लहराते रह गई। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इस घटनास्थल की, जहाँ पर तेजी से हथियार चलाया और उसके बाद फौरन वहां से भागते दिखाई दिए अपराधी। कुख्यात अपराधी पर ये फायरिंग हुई है। और जानकारी के साथ किशोर रावत इस वक्त जुड़ गए हैं। किशोर, एक तो किस वक्त की ये घटना है और क्या इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? ये कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला किया है? देखिए, अभी पुलिस उन 3 हमलावर, क्योंकि वो जो इस बाइक में सवार थे उसमें 3 हलवर थे, 2 के हाथ में पिस्टल थी और एक बाइक चला रहा था, तो ये तीनों फरार है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ये पूरी तरह से प्लानिंग थी। जिस पुल के ऊपर से जा रहे थे वहाँ पर गन्ने की ट्रॉली की वजह से जाम लगा और इन्होंने बड़े प्यार से उतर के वहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। लगभग 3 गोलियाँ, जो हिस्ट्री शीटर है विनय त्यागी जो कि मेरठ के हैं, वो घायल हुए। इसके अलावा 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। हालांकि उनको गोली नहीं लगी, लेकिन वो भी उनको बचाते हुए भागते हुए गिरे थे, तो वो घायल हो गए।
दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वो आराम से बड़े प्यार से पैदल होते हुए, दोनों के हाथ में पिस्टल थी और वहाँ से जाते हुए पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई, जबकि उनके पास असले भी थे पुलिस वालों के साथ, और वो पुलिस जो कर्मी थे उन्होंने गोली भी नहीं चलाई और ये बड़े प्यार से निकल गए। तो कहीं ना कहीं अब इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लाज़मी है। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ी हैरानी की बात है, शॉकिंग है ये कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में पुलिस के पास भी हथियार हैं, लेकिन क्या कोई काउंटर फायर नहीं हुआ वहां पर, और कैसे ये बदमाश इतनी आसानी से वहां से निकल गए? बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर जब ये बदमाश आ रहे हैं और पुलिस की 2 गाड़ियां थी, उसमें पुलिस अभिरक्षा में उसको जो हिस्ट्री रीडर है उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था, और उस दौरान एक हिस्ट्री रीडर की फायरिंग होती है, उसे घायल किया जाता है, मारने की कोशिश थी लेकिन वो घायल हुए। उसके बाद पुलिस वाले, साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस वालों के पास राइफल है, जो दूसरे पुलिसकर्मी होते हैं उनके पास रिवॉल्वर है, तो उन्होंने एक भी फायर नहीं किया, और जबकि वो आराम से उनको फायर कर सकते थे क्योंकि उनके हाथ में असला था और उन्होंने हमला किया था। तो पुलिस को इस बारे में जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। सवाल यही है कि अगर पुलिस उनको उस अभिरक्षा में अगर इस तरह से कोर्ट में ले जाते हुए अपराधियों पे फायरिंग हो, खुलेआम फायरिंग, और बड़े प्यार से वो पैदल आराम से मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और आराम से वहां से निकल जाते हैं, पुलिस कोई नाकाबंदी या फिर उसके पीछे कोई उनको पकड़ना या काउंटर फायरिंग भी नजर नहीं आई है। हैरानी यहाँ पर किशोर होती है कि पेशी का वक्त जब अपराधी को ले जाया जा रहा है और उस दौरान फायरिंग हो जाती है और पुलिस वहां पर देखती रह जाती है। सवाल यहाँ पर वाकई बनता है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट से जुड़ी हुई, कैसे वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मुद्दा लगातार मुर्शिदाबाद में जिस तरह से गर्म है, उन सबके बीच गिरिराज सिंह ये कह देते हैं कि 92 जैसा एक्शन होगा। अब आप समझ लीजिए चुनाव नजदीक है और उन सब के बीच ये बयान किस तरह से चुनावी जमीन ध्रुवीकरण की तैयार कर रहे हैं। बंगाल में बाबरी पर फुल टक्कर। बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी जानबूझ करके अभी तक हुमायूं कबीर को उन्होंने गिरफ्तार तक नहीं किया है। 92 जैसा होगा एक्शन, बंगाल में सियासी टेंशन। जैसे 92 हुआ वही बंगाल और बाबरी, सियासत भारी। तो बनवा क्यों रहे हो? बनवा तो तुम ही रहे हो ना, वो तुम्हारा ही चिंटू है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर की तरफ से बंगाल में बाबरी मस्जिद के ऐलान और फिर 6 दिसंबर को इसकी नींव रखे जाने के बाद बंगाल समेत पूरे देश में सियासत पहले से ही गर्म है। जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है, इसको लेकर बीजेपी पहले से ही ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव जीतने के लिए ये ममता बनर्जी का एजेंडा है, नहीं तो हुमायूं कबीर में इतनी ताकत नहीं कि वो बंगाल में बाबरी मस्जिद बना सके। मुर्शिदाबाद में नींव रखे जाने के बाद मस्जिद बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन सियासी तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया, और ऐलान ये कि जैसा 92 में हुआ था वैसा ही करेंगे। साफ कहा कि जैसे 92 में अयोध्या में बाबरी तोड़ी गई थी, उसी तरह बंगाल के बाबरी को भी गिरा देंगे। पहले आपको गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं। और आज दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना हमें सौर्य का महीना है। 6 तारीख को हम सौर दिवस के रूप में मनाते हैं, और आने वाले दिन में बंगाल में भी जो विभेद पैदा करना चाहता है, जो बंगाल में हिंदू मुसलमान करना चाहता है, बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी जानबूझ करके अभी तक हुमायूं कबीर को उन्होंने गिरफ्तार तक नहीं किया है, और बाबरी मस्जिद केवल हिंदू मुसलमान के लिए उन्होंने बनने दी है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भी जैसे 92 हुआ वही।
गिरिराज ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंदू मुसलमान करने के लिए मस्जिद बनवा रही हैं। इसके पीछे ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है। इसके पीछे हिडन एजेंडा है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही हैं कि वहां हिंदू और मुसलमान का विभेद पैदा हो। 92 जैसा एक्शन की बात कहकर गिरिराज सिंह ने इस आग को एक नई हवा दे दी है। बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी के विरोध पर जब पिछले दिनों हुमायूं कबीर से सवाल किया गया था, तब उन्होंने क्या कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। मुसलमान मस्जिद बनाएगी तो संविधान होगी। और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लिया वो अयोध्या में लैंड को ऊपर बितरकत बोला, वो रामलीला को दे दिया, राम मंदिर बना लिया। तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडगा में कोई बाबरी मस्जिद बनेगी तो उनका क्या इतना ज़रूरत है इनके लिए रिएक्शन देना। तो भारत को सब हिंदू के लिए है, भारत को संविधान तो सब लोगों के लिए है। गिरिराज सिंह के विध्वंस वाले बयान को लेकर जब कांग्रेस नेता इमरान मसूद से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने हुमायूं को बीजेपी का चिंटू बता दिया। कहा बंगाल में हुमायूं बीजेपी के साथ मिलकर दांव चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो अब पश्चिम बंगाल में भी होगा। तो बनवा क्यों रहे हो? बनवा तो तुम ही रहे हो ना, वो तुम्हारा ही चिंटू है। उसे बी टीम है। बी टीम नहीं, चिंटू है। बी टीम बहुत छोटा बड़ा लफ्ज हो जाएगा उसके लिए। वो तुम्हारा ही चिंटू है, वो तुम्हारा चिंटू है। 2019 में बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था वो, जिसे आज बाबरी मस्जिद के शहादत के ऊपर तकलीफ हो रही है। वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का हाथ थाम करके चुनाव लड़ रहा था। बनवा क्यों रहे हो? कोई मुसलमान समर्थन नहीं कर रहा उस पागल आदमी का। आप कह रहे हैं बीजेपी ही उसको सपोर्ट कर रही है? अरे बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी का ही है। सपोर्ट क्या कर रही है? बंगाल में विधानसभा का चुनाव बहुत करीब है। जिस तरह से बाबरी का मुद्दा छाया हुआ है, उससे साफ है कि चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या हुमायूं कबीर मजहब की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल खुद उनके समर्थक, उनके सपोर्टर पूछ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से निकाले जाने के बाद जिस तरह से मुर्शिदाबाद में मस्जिद का मामला गरमाया है, सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हिंदू होने की वजह से उन्होंने अपनी उम्मीदवार का टिकट काट दिया। निशा चटर्जी कोलकाता बालीगंज থেকে লড়াই করবে আগামী বিধানসভা। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা আপনার সাথে থাকবেন। আর চাচা আমাকে যে আজ জায়গা দিয়েছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। यही वो निशा चटर्जी हैं जिनके नाम का ऐलान करने के बाद हुमायूं कबीर ने उनका टिकट काट दिया। आखिर कौन है निशा चटर्जी? निशा चटर्जी की इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर हुमायूं कबीर ने उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाई। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीगंज से निशा चटर्जी को उम्मीदवार भी घोषित किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही निशा की उम्मीदवारी वापस ले ली। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि निशा चटर्जी के वीडियो और तस्वीरें उनकी पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। हमने निशा चटर्जी से पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप खुद ही देखिए ना, उन्होंने खुद ही तो बोला कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। उनका खुद ही का मुंह से है, और उनका खुद ही का मुंह से ही वो बोल रहा है कि निशा चटर्जी। तो मुझे तो ये जानता ही था कि मैं बंगाली हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मेरा इतना फैन फॉलोअर है। मेरा आज नहीं तो उन्होंने पार्टी बना रहे, और मैं अभी जाके पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैं तो पहले तो राजनीति नहीं किया हूँ ना, और ना मैं राजनीति में उतरा हूँ। उन्होंने खुद ही हाथ पकड़ के लेके आया, खुद ही उन्होंने टीआरपी लिया, खुद ही मंच में बुलाया, खुद ही सब कुछ किया और खुद ही डाउन कर दिया। निशा चटर्जी ये आरोप भी लगा रही हैं कि हुमायूं कबीर मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। उनका कहना है कि हुमायूं कबीर की पार्टी सेक्युलर होने का ढोंग कर रही है। देखिए, हम पहले भी हम बोला है, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम अपना गणतंत्री में चलते हैं, तो हम अपना हिसाब से चलते हैं। तो मुझे निकाल दिया, इसमें मुझे लिया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं भी लिया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जो गलती किया है भगवान ने उसका मुझे मेरा सज़ा दे दिया है।
संग संग दे दिया, बहुत जल्दी मुझे समझा दिया कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं गलत कर रही हूँ। तो भगवान ने जो किया अच्छा ही किया मेरे लिए। हो सकता है मैं ट्रोल हो रही हूँ, हो सकता है मुझे बहुत इंसान नीचे दिखा रहा है, पर एक तरफ से मैं सही हूँ, एक तरफ से उनका भी पार्टी को समझ में आ गया, जनता को समझ में आ गया कि ये सेकुलर पार्टी कभी नहीं हो सकता है, ये ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट का, मुस्लिम इंसान लोगों का फीलिंग लेके खेल रहा है। बाबरी मस्जिद अगर नहीं होगा तो ये पार्टी क्या है? बाबरी मस्जिद का बाद ये पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद को लेके खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको खुद को लैम्पलाइट में रहना है, इसीलिए इतना कुछ कर रहे हैं। निशा चटर्जी एक्ट्रेस है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, अपना एक कैफे भी चलाती है। निशा का कहना है कि उनके बारे में सब कुछ पता होते हुए भी हुमायूं कबीर ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, बाद में उम्मीदवारी रद्द भी कर दी। उनका आरोप है कि जिस हुमायूं कबीर की बात का महत्व नहीं है, वो भला मस्जिद कैसे बनाएंगे। तो आज राजनीतिक दुनिया से बड़ी खबर ये थी कि कैसे ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ गए हैं बीएमसी इलेक्शन के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ बीएमसी के नहीं बल्कि बाकी नगर निगम के चुनाव भी हैं, और चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीतिक बयानबाजियों में तेजी और दिखाई देती है। अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा अपने एक बयान की वजह से चर्चा में। 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए एक मौलाना का जिक्र किया है। कहा है कि एक मौलाना ने कहा कि उसकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। इस बयान पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उल्टा नवनीत राणा को घेर लिया। आरोप लगाया कि वो चर्चा में आने के लिए ऐसा कर रही है। हिंदुओं की प्रतिनिधि नवनीत राणा नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू जो है वो सहिष्णु है और हिंदू जानता है अपना अच्छा बुरा। आज हमारे हिंदू समाज में 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे, ये तो होते ही है सभी को। अब ये 20 बच्चे, 50 बच्चे, ये जो नवनीत राणा कह रही हैं, ये विज्ञान के भी तर्क नहीं है, धर्म के भी तर्क नहीं है और समाज के भी तर्क नहीं है। तो चुनाव नजदीक है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।